दीदी मेरा बेटा बिल्कुल नहीं पढ़ता, 10th में है, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देता, हस्बैंड से लड़ाई लगाता है, हस्बैंड भी एक नंबर का कमीना शराबी है, मेरी तो लाइफ ही ख़राब हो गई। देखो, हस्बैंड का शराबी और कमीने होने का तो बाद की बात है, शराबियों का तो इलाज मेरे पास है नहीं जो मुझे लगता है ना। बाकी जो बेटा की है समस्या कि वो रिस्पेक्ट नहीं देता, कोई आपके साथ बदतमीज़ी, आपका अपमान तभी तक कर सकता है जब तक आप उससे इमोशनली जुड़े हुए हो। अगर आपका लड़का आपके साथ बदतमीज़ी करता है और आप सख्त लहजे में उससे ये कह दें कि मैं ये नहीं लूँगी, इस तरीके का बिहेवियर कर लेगा वो, और करे तो फिर मत लो, रिस्पॉन्ड मत करो, जवाब मत दो, उसके काम मत करके दो। आप उसके साथ बंधी हुई हो, वो कैसे भी आपको ट्रीट कर रहा है, आप फिर भी माँ 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 होने का वो करे जा रही हो, इसका ही वो फ़ायदा उठाते हैं बच्चे। उन्हें पता होना चाहिए कि जैसे और दुनिया में अगर हम रिस्पेक्ट देंगे तभी हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, ऐसे ही माँ भी है, उसको इज़्ज़त देंगे तभी हमें सारी चीज़ें उससे मिलेंगी। अब वो आपको कैसे भी ट्रीट कर रहा है लेकिन उसके काम सारे हो रहे हैं, तो उसको समझ में आ गया कि ना मेरा पिता इसको इज़्ज़त दे रहा तो मैं भी नहीं दूँगा, तो चल जाएगा, है ना। तो पति को तो एक किनारे छोड़ो, पहले उसका तो सुधारना बड़ा मसला है, लेकिन औलाद जिसे जन्म दिया है, बड़ा करा है, उसको तो सख्त लहजे में यार कह ही सकते हो कि मैं नहीं लूँगी, इस तरीके की बात है, जिसे सुनानी है सुना। हाँ जी, तो आज है इसका 100वां एपिसोड इस चैनल का, और इसमें एपिसोड 98 के जवाब में लेने वाली हूँ। वही 140-45 के करीब कमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ रिस्पॉन्स हैं, कुछ सक्सेस स्टोरी हैं और कुछ केवल मेरी तारीफ़ें हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं देखते हैं, कोशिश करते हैं सबके हो जाएं, फिर भी अगर कोई बहुत लंबा हुआ तो छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए पहले से क्षमा, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं और आओ बहन बातें करें। जी, मेरे हस्बैंड मेरी माँ को हमेशा गाली देते रहते हैं, हम किराए के घर पर रहते हैं, घर लेने को बोलती हूँ तो भी नहीं लेते, गवर्नमेंट टीचर हैं फिर भी सारा पैसा माँ और भाभी को देते हैं। अपना पैसा वो माँ और भाभी को दे रहे हैं, आपकी माँ बीच में कहाँ से आ गई, उन्हें क्यों गाली दे रहे हैं, ये नहीं समझ में आया। और अगर दे रहे हैं तो तेरा तुझको अर्पण वाला फार्मूला भी तो होता है एक, हमारी माँ को तुम दे रहे हो तो माँ तो तुम्हारी भी है, फिर हम भी दे सकते हैं, ज़बान हमारे मुंह में भी है। लेकिन चलो वहाँ तक जा नहीं रहे। आगे इन्होंने क्या कहानी लिखी है, बेबी भी नहीं हो रहा है, हमेशा अपने बड़े भाई, माँ, बहन और अपने सभी रिलेटिव से मेरी बुराई करते हैं, क्या करूँ। कभी कभी अगर इनकी फैमिली को कुछ मैं कह देती हूँ तो मारने को उठ जाते हैं, सबके सामने भी मार देते हैं। कभी कभी ये सब देखकर इनकी माँ, भाभी, बहन और मेरे जेठ बहुत खुश होते हैं कि अच्छा किया, मेरे ससुराल जाने का मन नहीं करता, कैसे हैंडल करूँ सब कुछ, बच्चा भी नहीं हो रहा। बहन तुम्हारी अभी शायद भगवान की कृपा है तुम पे जो बच्चा नहीं हो रहा, ऐसे परिवार में, ऐसे पति के साथ अभी तुम्हारे पास ऑप्शन है निकलने का। एक बार बच्चा हो गया फिर ये कहोगी मैं तो बच्चे की वजह से रह रही हूँ। देखो, घरेलू हिंसा ना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होती, चाहे हस्बैंड उसमें अपने एंगर इश्यूज़ का वो कर दे कि या मैं तुझसे प्यार करता हूँ, ऐसे कमेंट भी आते हैं कि झगड़ा हो रहा है, माँ और पिताजी को तो मैं कुछ कह नहीं सकता, अपनी बहन को कुछ कह नहीं सकता, इसलिए तुझे मारूंगा, ऐसा भी एक कमेंट आया था, जो रोज़ देखता है उन्हें याद होगा। तो भाई ये हाथ उठाने वाला प्रोसेस जो है ना, ये किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, है ना। चाहे बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी हों, फिर भी अगर पति हाथ उठा रहा है ना तो आप ले रहे हो, वहाँ आप गलती कर रहे हो, इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो, उसे रोकना चाहिए। मुँह से, हाथ से नहीं रुक रहा, पुलिस की शरण लेनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आगे आपका पति मार रहा है, कल को वो सारे मिलके भी मार सकते हैं, या फिर नहीं मारेंगे, आपका बच्चे होंगे, क्या देखेंगे वो कि माँ की क्या रिस्पेक्ट है घर में, है ना। तो आपको क्या लग रहा है कि एक बेबी हो जाएगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? नहीं, आपकी स्थिति बद से बदतर भी हो सकती है, दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं। तो फ़िलहाल तो भैया इनका वो है कि बाकी सबको तो छोड़ो, वो तो चलो आपके पति मार रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, उनका खुश होना या दुखी होना हमारा मैटर नहीं है। लेकिन जो आपके हस्बैंड आप पे हाथ उठाते हैं ना, उसके ख़िलाफ़ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, सीरियसली। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं सुनीता, दिल्ली से प्राइमरी टीचर। थैंक्स, आपने लास्ट वीडियो में मेरा कमेंट पढ़ा, उसका आंसर दिया। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना है, प्लीज़ आंसर देना। मेरे हस्बैंड बहुत शक करते हैं
कभी भी बच्चों के सामने हाथ उठा लेते हैं, किसी से बात करूं तो उन बातों गलत सोचते हैं, हमेशा शक करते हैं, पूरी रात ड्रामा करते हैं, सुबह उठते ही सॉरी बोल देते हैं, आगे से नहीं करूंगा, ऐसे करते हैं। उन्हें 17 साल हो गए, क्या करूं? रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकती। बड़ा बेटा 12th में है। मेरे पेरेंट्स भाई भाभी से वैसे ही परेशान हैं, उन्हें बताना नहीं चाहती। इन लॉज काम के नहीं है, मैं क्या करूं? घर भी किराए का है। हस्बैंड हमेशा करता ही ये रहते हैं और मैं उनका लोन ही उतारती रहती हूँ, कर्जा। आप इसमें प्राइमरी टीचर हो, आपकी सैलरी ठीक ठाक होगी, है ना? अब क्या हो रहा है जी? तमाशा हो रहा है। रात भर सुबह उठ के सॉरी, लेकिन शादी को हो गए 17 साल। 17 साल में हो जाते हैं हैबिचुअल। और आपने एक टर्म कंडीशन अपने लिए फ़िक्स कर दी कि मैं रिश्ता तो ख़त्म नहीं करूँगी, तो बात वो भी ख़त्म हो गई। तो भैया, जैसे एक कईयों के बच्चे हैं ना, जो अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं, थक गए, लेकिन एक आदत पड़ जाती है। अगर आपके साथ कोई ऐसा रिश्ता जुड़ा हुआ है, एक बीमारी की तरह आदत पड़ जाती है उसके साथ रहने की। वो तो एक मुद्दा वो हो गया। अब रही बात ये कि जी मैं उन्हें नहीं बता पा रही, पेरेंट्स को बता के भी वो क्या उखाड़ लेंगे उसका। सोच के देखो ना, जब आप पत्नी हो के, उसके बच्चे की माँ हो के, आप नहीं समझा पा रही, पेरेंट्स आके उसे क्या ही कह देंगे जो उसे समझ में आ जाएगा। तो वो इतना मन में लाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उन्हें बता नहीं पा रही। बता भी दोगी तो कुछ होने वाला नहीं है। मुद्दा ये है कि सबसे पहले आप अपने घर के लिए प्लान करना शुरू करो। दूसरी चीज़, जो कर्जा ले रहे हैं ना आपके पतिदेव, और आप उन्हें उतारने में लगी पड़ी हो, उसके लिए आप बाध्य नहीं हो। जब कोई कर्जा लेने के बाद आए ना कि भैया मेरा कर्जा नहीं चुकाया तेरे आदमी ने, सीधे कह दो जिसे दिया था उससे लो। क्या ही होएगा? उसको गालियाँ देंगे या बेइज्जत करेंगे या कुछ भी करेंगे, जो करना करे। फ्री कर दो भाई, इसका कर लो जो तुम्हें करना है, मैं नहीं दूंगी, मैंने नहीं लिया। या तो मेरे से पूछ के दिया होता तो मेरी जिम्मेदारी थी, सीधे ठीक है, एक बात हो गई। और अपने पैसे को इस तरीके से इन्वेस्ट करो, एटलीस्ट छोटा सही अपना एक घर बन जाए। ये बहुत ज़रूरी होता है। किराए के मकान में आप कब तक और कैसे रहोगे? एक सिक्योरिटी तो होती है। तो जी, अगर आपकी पेंशन वगैरह है फिर भी आप थोड़ा इजी चल सकते हो, लेकिन अगर पुरानी पेंशन भी नहीं है और कुछ नहीं है, तो भैया सबसे पहले ना अपना मनी मैनेजमेंट शुरू करो। रिश्तों का मैनेजमेंट तो जैसे 17 साल से चल रहा है, चलता रहेगा, उसको एक किनारे कर दो। अपना पैसा प्लान करके सेव करना और इन्वेस्ट करना शुरू करो, ताकि आपके सिर पे अपनी छत हो जाए। हेलो दी, मैं और मेरे पति बच्चों के साथ एक मेट्रो सिटी में हाई क्लास सोसाइटी में रहती हूँ। मेरे बच्चे 9 और 6 साल के बेटे जब सोसाइटी में दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं तो कुछ बच्चे बात पे बहुत गंदी गालियाँ देते हैं। अब आप बताओ, मैं अपने बच्चों को खेलने के लिए नीचे भेजूँ या घर में ही रखूँ, या फिर उन्हें कैसे समझाऊँ? उन बच्चों की मदर्स अच्छी पढ़ी लिखी हैं और वर्किंग भी हैं, फिर भी बच्चे ऐसी गालियाँ देते हैं। उनकी मम्मी को बोलो तो वो मानती भी नहीं, वो नहीं मानेंगी, वो बिटा वाली मम्मी होंगी। उनके बच्चे उनके सामने मम्मी वाले ही रहते होंगे। वो गालियाँ, वो अलग से होता है एक कोटा बच्चों के पास, शैतानियों का और गालियों का, जो वो अपनी माँ के सामने कभी नहीं दिखाते कि उन्हें आती भी है। तो उनके लिए वो झटका है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी ईमानदार होंगी अपनी तरफ से तो वो इस चीज़ को लेंगी कि भाई कह रही है, बंदी तो हो सकता है। लेकिन अगर वो बिल्कुल अंधी होंगी अपने औलाद के प्रेम में या अपने कॉन्फिडेंस में कि मेरा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता, वो मानेंगी नहीं। उनको मनाने का आपका है भी नहीं काम ना। बात यह है कि आप उन्हें भेजो या नहीं भेजो, और भेजो तो फिर उन्हें समझाओ कैसे। देखो, गाली के विषय में जो मेरे लिए काम किया सबसे ज़्यादा, कि मतलब बहुत हद तक छूट गई, या कह लो कि समझ में आ गया कि गालियाँ देना इट्स नॉट गुड। अपने मन से होता है ना, शराबी अपने मन से ही छोड़ेगा, या कोई भी लत है आप अपने मन से ही छोड़ोगे, तो वो चीज़ गालियाँ अगर देने की आदत है। जब मैंने देखा था बिग बॉस, अगर कोई क्राइटेरिया वहाँ पे हो रहा है, कोई सीन क्रिएट हो गया, एक आदमी गालियाँ बक के चिल्ला के तमाशे कर रहा है, दूसरा उसी बात को कह रहा है, अपना पक्ष रख रहा है, लेकिन बिना गाली के, तहजीब के शब्दों में, उसकी टोन भी नॉर्मल है, टोन ऊपर भी हो गई लेकिन गालियाँ नहीं दे रहा। तो पता है, बाहर से सीन देखने में जब आप उस लड़ाई का हिस्सा नहीं हो तो जो गाली दे रहा है ना वो बड़ा नीचे नज़र आता है, बहुत ही लोअर क्लास, बहुत ही बेकार उसके आगे। और उसी चीज़ को, चाहे वो गलत भी है, लेकिन वो आराम से दूसरा जो बोल रहा है ना, वो लगता है कि भाई थोड़ा सा ऊंचे दर्जे का आदमी। तो वो 1-2 बार देख के ना समझ में आ गया कि भाई गालियाँ चाहे देने में हमें कितना भी हल्कापन लग रहा हो किसी को या कुछ भी है,
लेकिन बढ़िया लगता नहीं। तो उनको भी ना अब यही स्टोरी सुना के समझाना, नहीं तो मेरा यही वाला क्लिप दिखा देना उनको कि गाली ना अगर उन्होंने सुन भी ली, देखो अब आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, दिमाग में से मेमोरी को इरेज कर दे, ऐसी कोई इरेजर आज तक बनी नहीं। गलत चीज़ है, आपके बच्चे ने देख ली या सुन ली, अब आप उसे मिटा नहीं सकते। केवल अब आपका काम यही है कि उसको ये समझा दो कि ये गलत है। इसको अब हमने देख तो लिया, सुन तो लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम करें। तो ये है कि अब उन्होंने गालियाँ सुन तो ली, उनका कलेक्शन तो दिमाग में तैयार हो गया कि हाँ भैया ये वाली गाली भी होती है, दी जा सकती है। लेकिन अब उन्हें ये पता आपको करवाना है कि बेटा पता होना एक बात है, लेकिन देना थोड़ा अवॉइड ही करना, क्योंकि हमारा ही लेवल गिर रहा होता, जिसे दे रहा हूँ उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा होता। हेलो दी, समर वेकेशंस हो गई, अब मेरी नंद आने वाली है। उनका रूटीन हमारे घर का रूटीन बिल्कुल अलग है। मतलब मैं जल्दी काम कर लेती हूँ और बाकी टाइम अपनी सिलाई करती हूँ। जब वो आती है तो पूरे दिन बस खाने पीने का ही काम हो पाता है। मैं पूरे दिन चिड़चिड़ी सी रहती हूँ, क्या करूँ। उनके आने पर अपना मेंटल पीस ख़राब ना हो, प्लीज़ हेल्प। देखो जी, कोई आएगा थोड़ा बहुत तो बदलेगा मौसम घर का। किलसोगी किलसती रहोगी, हर छुट्टी का है। सोच लो, साल में एक बार कलेश करना है या फिर ठीक है पार्ट ऑफ द लाइफ है। ठीक, अब रही बात यह कि जब आप काम सिमटा के सिलाई करती थी तो मान लो जने ज़्यादा हो गए, आधा घंटा पौना घंटा ज़्यादा लग रहा, वो अलग चीज़ है। तो कौन कह रहा आपको रूटीन आप बिल्कुल चेंज करो। अगर आप 3 टाइम खाना बनाती है, 3 ही टाइम बनाओ। अभी आप 6 का बनाती थी, जब 10 का बनेगा। ये नहीं है कि कोई हमारे समर वेकेशन पे आ गया तो हम सोने वाले 9 बजे, हम उसके चक्कर में 12 बजे सो रहे हैं, या हम सुबह 5 बजे उठ के काम करने वाले, हम 9 बजे नाश्ता बना रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो हमारे यहाँ आया है, वो अपने हिसाब से ढलेगा। बात ये होती है, देखो एक आध दिन का मेहमान होता है या बहुत सालों सालों में कई बार आता है आदमी, उसके लिए अलग तरीके से करता है इंतज़ाम। लेकिन एक होता है फैमिलियर, लड़की आ गई भाई रहने के लिए आई है, सब आते हैं और उसमें आप मुंह बनाओगे, इरिटेट होगे, कुछ भी होगे। मैं बताऊं, अगर मतलब एक तो होती है कि भाई नंद को चाहिए ही मसाला, वो नहीं है ना नॉर्मल नंद। अगर मैं सोच के चलूँ कि मैं जाऊँ अपनी भाभी के यहाँ, ठीक है, मैं बिल्कुल पॉजिटिव उससे जा रही हूँ कि भाई मैं अपने पीहर जा रही हूँ, सेम चीज़ अगर वो करेगी जी हमारी तो नंद आ रही है, हमारा काम बढ़ गया, मुँह बना ले या बात ना करे या काम में ही लगी रहे, तो नहीं मन करेगा फिर जाने का ना, और दुख होता है। फिर लड़की रुक तो जाएगी लेकिन उसका जी रोएगा फिर। तो उस जी रोने का टैग अपने सिर ना लो। एज अ भाभी मैं तो यही सलाह दूंगी। तो वो आ रही हैं, कुछ तो काम बढ़ेगा, वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। लेकिन अगर आप 3-4 घंटे अपनी सिलाई के लिए निकालते, 2 घंटे निकाल लो, जो अपना रूटीन है ना एज इट इज़ उसको फॉलो कर लो। बस ये है कि खाना थोड़ा ज़्यादा बनेगा, आधा घंटा हर कुकिंग में बढ़ा दो। कोई ज़रूरत नहीं है 56 भोग बनाने की, जो आप रोज़ में खाते हो वो बना दो। दिन में एक चीज़ कुछ स्पेशल नहीं बनाई जा रही, बाहर से मंगा के खिला दो, इतना बहुत होता है। ये नहीं कि 3 मील फिर ये वो स्टार्टर फलाना ढिकना, इतना करते क्यों हो जब फिर यही तो बात है। नॉर्मल से जब इतना करेगा आदमी तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, वो जब 15-15 दिन को कोई आएगा तो क्या ही करेगा। जो करने वाला वो इरिटेट ही होगा। उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है, जो पूरी दुनिया में, दुनिया तो गलत कह रही हूँ लेकिन इंडिया में जो सबकी प्रॉब्लम है वहाँ पर ये जो भाभियाँ काँपती हैं ना थर-थर, वो इसीलिए काँपती हैं क्योंकि भैया आके उनके हाथ पैर फुला दिए जाते हैं कि नंद नहीं आ रही, पता नहीं क्या आ रहे। अपने घर भी तो वो नॉर्मली खाती पीती होंगी, तो वैसे ही चलो ना। तो जब वो आएंगी भी तो इतना भारी नहीं लगेगा। प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिए, मैं हमेशा आपको सुनती हूँ बट इमरजेंसी होती है तभी मैसेज करती हूँ। मेरे स्कूल में स्टाफ रूम में ही सबकी बहुत बैक बिचिंग होती है, मुझे इतनी नेगेटिव बातें टॉलरेट नहीं होती। स्टूडेंट्स का समर वेकेशन है इसीलिए टीचर को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, सब टीचर स्टाफ रूम में ही बैठेंगे। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, बहुत कोशिश के बावजूद किसी के साथ मेरी नहीं बनती। जो टीचर उस टाइम स्टाफ रूम में नहीं होती उसकी खूब बुराई होती है, मैं नहीं झेल पा रही ये सब। बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं नहीं एडजस्ट कर पा रही, प्लीज़ हेल्प। देखो इसमें तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, जब ऐसी बुराइयां चल रही हो ना, बड़ा हंस के ऐसे बोला करो कि कितना मज़ा आ रहा है ना, हम सब मिलके निंदा रस का पान कर रहे हैं। जो हमारी किताब है ना ऊपर वाले के पास, उसमें कहीं ना कहीं एक बुराई में लिखा जा रहा होगा, ये बढ़िया काम में तो गिना नहीं जा रहा होगा कि हाँ भाई हमने आधा घंटे फला आदमी की बुराई करी। अगर मैं कहीं बैठी हूँ और इस तरीके का माहौल बन जाता है ना कि सब मिलके इधर उधर की बुराइयां कर रहे हैं, 5-7 मिनट तो देखो सही में पता ही नहीं चलता, हम भी पता नहीं कब इन्वॉल्व हो जा रहे होते हैं। हाँ वो ने करा तो था ऐसा, ये चल रहा होता है। लेकिन 10-15 मिनट बाद सडनली रियलाइज़ हो रहा है कि इतना काम फ़ोन में है,
या स्कूल में अगर बैठी हूँ तो वहाँ पर है, या कोई और काम मैं कर सकती थी इस टाइम पे। कुछ नहीं तो यार अपनी कोई वीडियो ही देख लूँ जो एंटरटेनमेंट के लिए, अगर मुझे टाइम नहीं मिलता मैं वो कर सकती थी। लेकिन एग्जैक्टली मतलब फिर स्ट्राइक कर जाती है 15 मिनट बाद ही बात लगभग कि हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। किसी रैंडम बंदे की बुराइयों में हम सुन भी रहे हैं तो क्यों सुन रहे हैं, बातें चल रही हैं, हमें मज़ा आ रहा है निंदा रस का। तो मैंने अभी पीछे रिसेंटली वास्तव में ये बात मैंने एग्जैक्टली यही बोला, कितना मज़ा आ रहा है ना, अपना कीमती समय हम लोग निंदा रस का पान कर रहे हैं। आहा हा। मैंने हमारी ऊपर जो किताब होगी उसमें ये अच्छे कामों में तो नहीं लिखा जा रहा होगा। तो तुरंत जो साथ में टीचर थी वो कहने लगी कि सही कह रही हो दीदी, और हमें तो कल से इस बात पे ये वाला टाइम पे तो हमें वो लानी चाहिए, कोई किताब भगवान जी की वो पढ़नी चाहिए। अगर नई भी किताब है तो फ़ोन में मिल जाएगा कंटेंट इस तरीके का, आप वो देख लो। लेकिन मैंने कहा क्या ही कर रहे हैं यार, हम बैठ के फालतू में किसी की बातें कर रहे हैं। तो ये चीज़ काम करती है अगर आपने हिम्मत करके, भले आप इंट्रोवर्ट हो, आपने एक बार पूरी स्माइल के साथ ये चीज़ कह दी ना, वहीं स्टॉप लग जाएगा। और फिर भी नहीं लगता तो क्यों करना है। अगर आपको वहाँ पर फ़ोन अलाउड है उस टाइम पे, मान लो खाली बैठे हैं, अगर बातें बुराई चल रही है तो इसका मतलब कोई काम नहीं दे रखा। अगर फ़ोन है तो फ़ोन में लग जाओ, अगर फ़ोन अलाउड नहीं है अपने रजिस्टर सजा लो, कुछ भी कर लो ना बैठ के। सुननी क्यों है, तरीके हैं अवॉइड करने का। और धीरे धीरे ये कलाकारी आ जाएगी आपको कि आप बैठे हो और सामने वाला बोल रहा है और आपको सुनाई नहीं आ रही। उस स्टेज तक आपको पहुंचना है, क्योंकि देखो हर जगह लोग मिलेंगे, नौकरी बदलना कोई ऑप्शन नहीं होता। मेरी बेटी 5 इयर्स की है, प्राइवेट में पढ़ रही है, क्लास 1 में। बट अब कंडीशन ऐसी है कि मुझे ऐसे अपने साथ ही ले जाना पड़ेगा अपने स्कूल, जिससे उसके 2 साल ख़राब होंगे। वो 7 इयर्स की आएगी क्लास 1 में ड्यू टू न्यू KVS गाइडलाइंस। क्या करूं, क्या उसके साल ख़राब होने दूं? घर में कोई और नहीं है उसको पिक एंड ड्रॉप के लिए, प्लीज़ गाइड, आई रिगार्ड यू एज माई मेंटर। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो नहीं है। और छोटी क्लास है, हो जाएगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। अगर किसी चीज़ में, हमारे यहाँ भी स्कूल में बड़ा कहते हैं जो जिनमें बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं आगे जाके एज प्रॉब्लम होगी, ये वो। पब्लिक स्कूलों के कितने बच्चे जो ये पढ़ रहे हैं ये सरकारी में जाते हैं नौकरी में, सब वही बन रहे हैं अब। इंजीनियर बन के वो टेबल कुर्सी का डब्बे वाली नौकरी कर रहे हैं ना, उसमें एज का क्राइटेरिया इतना ख़तरनाक नहीं होता। सरकारी नौकरी का अड़ंगा सबसे ज़्यादा जो है उम्र का है वो गवर्नमेंट जॉब में ही होता है। तो आप आगे आगे तो वैसे भी कल्चर बदल ही रहा है, तो जो आपकी व्यवस्था बन रही है वो बना लो। और लगे भाई जितना उसे ट्यूशन वगैरह में घर में पढ़ा सकते हो वो चीज़ चलती रहेगी, ताकि बच्चे का टच बना रहे, फ्री ना रहे वो। मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे किसी की बातों से कोई फ़र्क ना पड़े। वैसे तो मैं बिज़नेस वूमन हूँ, मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है, पार्लर है, बुटीक है, पर फिर भी अगर कोई बात करता है तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसके लिए मुझे कोई एडवाइस दे दें प्लीज़ रिप्लाई। अब ढीठ बनने की कोई गोली तो आती नहीं, देखो कि वो गोली खाओ और ढीठ बन जाओ, प्रैक्टिस है। मतलब हमने किसी की बात सुनी, हमें फ़र्क पड़ा, इतना फ़र्क पड़ा कि जो आगे का हमारा दिन था ना वो डिस्टर्ब हो गया। अब उस नुकसान को हम झेल गए तो अगले दिन हमें फिर किसी बात से फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर वो नुकसान हमसे झेला नहीं गया क्योंकि उसकी बात से हम इफ़ेक्टेड थे, इसलिए आगे के काम हम नहीं कर पाए, और क्योंकि हम आगे के काम नहीं कर पाए इसकी वजह से हमारी आगे की चीज़ें जो हैं ज़्यादा ख़राब हो गई, रायता फैल गया कुल मिला के अगले दिन। ये अगर ये कंडीशन आपकी लाइफ में आ गई तो यकीन मानो थोड़े दिन बाद आपको फ़र्क पड़ना अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते किसी की बातों से फ़र्क पड़ना। ये चीज़ हो रही है मेरे साथ। अगर किसी ने कुछ कह दिया, कमेंट में भी कुछ आ गया, तो वो कई घंटे तक दिमाग में घूमता था। पहले दिनों तक घूमता था, फिर घंटे हो गए। अब स्थिति ये है कि अगर मैं किसी चीज़ से परेशान हो गई हूँ, ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया उल्टा सीधा, चाहे कमेंट में चाहे रियल लाइफ में कुछ हो गया ऐसा जिसकी वजह से मैं परेशान हो गई, और उसके बाद मेरे आधा दिन तो छोड़ो कुछ घंटे ख़राब हो गए, उसका खामियाजा मुझे अगले दिन या फिर अगली रात तक भुगतना पड़ता है। अब ये कई बार से हो रहा है, शेड्यूल है ना। अभी आपने देखा था कि बीमार पड़े थे जब मेरे जो भी थे, तो उसके बाद में 4-5 दिन वीडियो डिस्टर्ब हो गई, और अभी तक भी मेरा वो शेड्यूल जो है वो गड़बड़ाया हुआ है, वीडियोस टाइम पे नहीं जा रही थी, आप लोगों ने भी नोट करा होगा। तो स्थिति ये है कि अगर मैं परेशान होंगी तो जो मेरी शेड्यूल की बैंड बजती है ना, मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकती।
वो फिर वापस ट्रैक पे लाना मेरे लिए बहुत बड़ा काम हो जाता है। इसके लिए अब ऐसा दिमाग हो गया कि कोई कह भी रहा है ना कुछ तो ठीक है, आया हिट किया और फिर मुझे पता है कि भाई उसे निकलने देना तो निकाल देती हूँ। अब पड़ गई आदत। तो आपको भी अगर आपका बिज़नेस, आपका वर्किंग वूमन होना, बुटीक, पार्लर, ये सारी चीज़ें देखो क्रिएटिव चीज़ें हैं, उसमें आपका दिमाग ज़रूरी है लगना। अपना काम को अगर आपने इस लेवल तक पहुंचा दिया कि यार आज मैं उसके कहने की वजह से डिस्टर्ब हो गई और आधा दिन मैं काम नहीं कर पाई, यही तो होता है डिस्टर्ब होना। अगर आप काम कर पा रहे हो तो काहे के डिस्टर्ब हो, फिर तो ये चलो ठीक है दिमाग में चल लिया, आप काम कर रहे हो, इतना तो ओके है। हम कोई रोबोट थोड़ी हैं या कोई मशीन या दीवार थोड़ी है कि इस पर कुछ भी करो फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंसान है, सोचने समझने की ताकत है, तो कोई कुछ कहेगा, हम सुन रहे हैं तो फ़र्क भी पड़ेगा। गुस्से की बात पे गुस्सा भी आएगा, हंसी की बात पे हंसी भी आएगी। मशीन थोड़े ही हैं। लेकिन बात यह है कि वो इमोशंस इतने बढ़ गए कि हम अपना काम ना कर पाए, वहाँ गलत हो जाएगा। लेकिन ठीक है, वो चल रहा है दिमाग में, हम अपना काम कर रहे हैं तो इट्स ओके। तो मेन आपको ये वाली कंडीशन लेके आनी है अपनी कि भाई आएंगी चीज़ें, फ़र्क भी पड़ेगा लेकिन निकल जाएंगी, वो ठीक है। अब आप सोचो बिल्कुल जीरो हो जाए तो वो ऐसा कुछ होता नहीं। कोई कह दे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं, सबको पड़ता, फ़र्क पड़ता है। किसी को 4 दिन के लिए, किसी को 4 साल के लिए, किसी को 4 मिनट के लिए, फ़र्क सबको पड़ता है। एक ये कमेंट है, लंबा है, सार ये है कि अपनी गुंजाइश से ज़्यादा बड़े स्कूल में पढ़ा रही हैं ये सोच के कि मैं जहाँ से पढ़ी हूँ मेरे बच्चे उससे एक स्टेप आगे पढ़ें। अब उसके लिए जॉब भी करेंगी, सब कुछ है, तो ये चाहती हैं कि मैं इस पर एक टिप्पणी करूँ कि सही कर रही हैं या नहीं। तो देखो जी, बच्चों की परवरिश जो है ना कम्प्लीटली अपनी चॉइस होती है। अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो अपनी कमाई के हिसाब से स्कूल चुनना चाहिए। अगर आपका बच्चा पढ़ने वाला है ना, वो पढ़ लेगा, है ना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप बाकी खर्चों में कटौती करके एक बड़ा खर्चा अपने बच्चे की पढ़ाई पे ही खर्च करना है, आपकी प्रायोरिटी में टॉप पे वही है, तो फिर आप बिल्कुल सही जा रहे हो। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। मैंने ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं जो अच्छा कमा रहे, खा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन स्कूल बढ़िया नहीं चुन रखा, नॉर्मल में पढ़ा रहे हैं। उन्हें उम्मीद नहीं है ना उन्हें ज़रूरत है कि उनका बच्चा पढ़े। मान लो बिज़नेस है, कुछ है, बस उनको ये है कि 8वीं 10वीं जो कर ली ठीक है। और मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं जो पिता साइकिल पे चल रहे हैं आज के टाइम पे भी, लेकिन अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए टॉप प्रायोरिटी उनका बच्चा की पढ़ाई है। खुद पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन नहीं पढ़ा रहे, पैसे ही नहीं है, किराए के मकान में रह रहे हैं, अपना मकान नहीं बना रहे, पैसे नहीं है, लेकिन बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में, बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो ये हर माँ बाप की अपनी चॉइस होती है। अगर प्रैक्टिकली जाना है तो सलाह नहीं दूंगी, अपने कमाई के हिसाब के स्कूल में पढ़ाओ। लेकिन अगर बात यह है कि आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं और आपको लगता है कि वो स्टडी में ही आगे कुछ अच्छा कर लेंगे, तो फिर आप सही जा रहे हैं। मेरी ननंद और सास मेरे घर में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं। मेरी शादी को 20 साल हो गए, जीना मुश्किल कर रखा है। अलग भी नहीं हो सकते क्योंकि हस्बैंड का कोई भाई नहीं है, अकेले हैं, 4 ननद हैं। हर छोटी चीज़ में, छोटी बड़ी चीज़ में इंटरफेयर रहता है। हमारे घर की छोटी छोटी बातें इनको पता होती हैं। मुझे मैके जाना छुट्टियों में ये भी इन लोगों द्वारा ही डिसाइड होता है। मेरे हस्बैंड वैसे तो ठीक हैं, पर इनकी बहुत शर्म करते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं। प्लीज़ सजेस्ट मी, प्लीज़ प्लीज़। हस्बैंड शर्म कर रहे हैं तो जो बिल्कुल नाक के ऊपर बात जा रही है वो खुद बोल लो। ज़बान तो आपके मुंह में भी है, इतनी ज़रूरी थोड़ी है हर चीज़ हस्बैंड ही बोले। मतलब आप उनकी भी साइड सोचो ना, हस्बैंड की। मेरी बीवी को मायके भेज दो, एक भाई जा रहा बहनों से लड़ने, इसकी वजह भाभी अगर सीधे कह दे कि भाई मेरा घर है, छुट्टियों में आप भी तो आ रहे हो, मैं भी चली जाऊँ, आराम से ही कह दे बिना लड़े, तो क्या ही हर्ज है। हर चीज़ पति को ही क्यों बोलनी है। आप उस घर में रह रहे हो, अगर आपका कोई मुद्दा है सोच के देखो ना, उस लड़के की भी तो सोच लो। वो जा रहा है हर मिनट में मेरी पत्नी के लिए कर दो, मेरी पत्नी के लिए नहीं कर रहा जी, मेरा पति सपोर्टिव नहीं है। अरे भाई खुद बोल दो इतनी बात, क्यों बेचारे को उसको बीच में फंसा रहे हो कि या तो वो इधर का बुरा बनेगा या उधर का, उसे बीच में छोड़ दो। तो किसी का बुरा मत बन। तुम अपने आप ये तो कह ही सकती हो कि मुझे घर जाना है, आप लोग भी तो आ रही हो दीदी, मैं भी चली जाऊँ, पहले मैं रही हूँ फिर आप आ जाना, या पहले आप आ जाओ मैं फिर चली जाऊँगी। ये तो तालमेल बना लो आपस में, इसमें हस्बैंड क्यों ही कूदना बीच में, सिंपल सी बात है। अब रही बात वही कि जब पता है अकेले हैं आपके हस्बैंड, अलग होना नहीं है, तो जिस चीज़ से आप निकल नहीं सकते, आपको पता है, तो उसमें रह के किलसने से क्या ही होएगा। उसको अपने हिसाब से फिर चेंज करो ना माहौल को। आपको पता मुझे इसी घर में रहना है, इन्हीं 4 नंदों के साथ, इन्हीं सास के साथ,
तो उनके साथ ऐसी वो चीज़ क्रिएट करो ना इक्वेशन कि आपके पति के बिना भी तो आपका कोई रिश्ता हो उनके साथ, हो जाएंगी चीज़ें आसान। अब हर चीज़ में ये जी मुझे जो कहना मैं नहीं कहूँगी, मेरा पति पहले वहाँ कॉल लगेगा फिर वो जाकर वहाँ लगेगा। अगर उसने नहीं करा, अपनी माँ और बहन के आगे कुछ बोलना में उसे झिझक हो गई कि भैया मैं कैसे बोलूँ, कल को उसे वो कह देंगे कि जी ये तो जोरू का गुलाम है, ये पत्नी के कहे अनुसार नाचता है, उसकी भी तो हर तरफ से वो फजीयत है। तो अगर वो नहीं कह रहा तो कुछ चीज़ें ऐसी भी तो रखो जो आप डायरेक्ट बात कर सको। गलती वो है अगर आपने बात कर ली फिर आपके हस्बैंड आप पे चढ़ के आए, तूने ऐसे क्यों कह दिया, जब उन्हें चुप करा दो कि भाई मेरे को डील करने दो, आप तो बोल ही नहीं रहे, घर तो मैं जाऊंगी, वो चीज़ अलग हो जाती है उसके बाद। लेकिन कुछ चीज़ें अपनी इक्वेशन भी कुछ बनाओ जो डायरेक्ट आप बात करो। हर चीज़ में पति को बीच में लाने के चक्कर में ना अपना भी रिश्ता ख़राब करोगे पति के साथ, उसकी भी जान आफत में डालोगे और आधी चीज़ आपकी पूरी होंगी, आधी नहीं होंगी। खुद बात करना सीख जाओगे ना, यकीन मानो 10 में से 9 चीज़ पूरी होने लगेंगी। दीदी हमारी एक ज़मीन है जो लगभग 10 करोड़ से अधिक की है और हम एक बहू बेटा है। मेरी सास चल नहीं पाती, ज़मीन फंसी हुई है, मेरा भाई निकलवा रहा है। मेरी सास सबसे बोलती है सब पैसा हम अपनी बेटी और लोगों को देंगे, इन लोग को नहीं, खाना मैं देती हूँ पूरे टाइम का, क्या करूँ परेशान है। ये क्या बात होता है भाई, ज़मीन फंसी हुई है, निकलवा आपका भाई रहा है, देंगी वो किसी और को, खाना भी आप दे रहे हो हैं, ये कौन सा गणित लगाया आपकी सास ने। नेक्स्ट इन्हीं का है, दी और हम लोग कहीं ट्रिप का प्लान बनाते हैं, कहीं आसपास भी जाते हैं तो एकदम घबरा जाती हैं, परेशान कर देती हैं, खाना बना हुआ लेके नहीं खा पाती। मैं क्या करूं, दिन बाहर खाने पीने का ही टाइम रहता है, कब जाएं बाहर, और कहीं दूर जाते हैं तो मेड रख के जाते हैं खाने के लिए और साथ सोने के लिए, फिर भी नहीं जाने देती। क्या करती होंगी, चिल्लाती होंगी। जब कहीं जाना उनसे यही कह करो कि माँ जी आपका तो है ही परमानेंट, हम कब तक नहीं जाएंगे, आपकी देखभाल के लिए ये है, टेंशन मत लो और जाओ। बाकी देखो मोटी सी बात, अगर आप ये सोचो आपने कहा जी माँ जी मैं घूमने जा रही हूँ, ठीक है, और माँ जी बड़ा खुश हो के आपको आशीर्वाद दे के भेजें, ला हाँ बेटा ये वाली ड्रेस लेके जा, फला सैंडल, देखो जी वो तो है दिवा स्वप्न, वो तो कभी पूरे होंगे नहीं, मुँह बनना तय है। अच्छा बहू बेटे जा रहे हैं घूमने, वो तय है, कोई मुंह से कह देता है, कोई नहीं कहता, पसंद किसी को नहीं आता, पेट में मरोड़ सबके पड़ेंगी, ठीक है, वो तो एक सार्वभौमिक है। जैसे जाने से पहले टिकट बुक कराना फिक्स होता है ना, तो अगर बहू बेटा कहीं जा रहे हैं घूमने तो बाकी के घर वालों का मुंह बनना फिक्स होता है, भले कोई जताए ना जताए, ठीक है। तो उस चीज़ में तो उम्मीद पर रखना मत कि माँ जी खुश हो के, ऊपर से वो हैं बिस्तर पे तो उनके पेट में और दर्द हो रहा है, और हो सकता है आप इसी तरीके से चली जाती हो, उसकी भड़ास वो वहाँ निकाल लें कि ज़मीन इसको नहीं दूंगी, समझ रहे हो। तो भैया जो ज़मीन का मामला है, अब ज़मीन है आपकी महंगी, छूट वो भी नहीं रही होगी आपके जी से कि कैसे छोड़ दें, तो अपनी सास के साथ इक्वेशन ठीक रखो। बात ये है, अगर दिमाग से चलनी है आपको कि भैया ज़मीन मुझे लेनी ही लेनी है, अगर ज़मीन का मोह छोड़ सकते हो तो घूमना आपको पसंद है, ये वो आप टेक्निकली राइट चल रहे हो, उसके बाद उनकी जिम्मेदारी, उनकी मर्जी, वो दें ना दें। अगर इस मोड में चल रहे हो तो सही चल रहा है मामला। लेकिन अगर आपको ज़मीन चाहिए ही चाहिए तो भैया जिसकी चीज़ है और आपको उससे लेनी है, तो फिर तो अगर वो नाराज़ है तो उसको आपको रखना पड़ेगा राजी, फिर कैसे भी रखो, बात ये है। तो अगर उनको लग रहा है ये नहीं जाएगी, मतलब डिसाइड कर लो कि अगर ये है कि सासू माँ खुश रहेंगी तभी ज़मीन मिलेगी, तो उन्हें फिर खुश रखना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर ज़मीन का मुँह छोड़ दो, अपने हिसाब से चलते रहो, दें ठीक है, नहीं दें तो ठीक है, मत निकलवाओ फंसी हुई ज़मीन। अगर ये लग रहा है कि आपको देनी ही नहीं है उन्हें तो मत निकलवाओ। लेकिन बात वो है कि 10 करोड़ की छोड़ने का अगर है हिम्मत तो ये है, और नहीं है तो फिर जैसे सास कह रही है वैसे चलो उसके हिसाब से, ताकि जो आप चाहते हो आगे जाके कि आपको मिल जाए प्रॉपर्टी तो वो मिल जाए। बहू से तो एक ही गलती होती है, मैके क्यों जाती है, इन लॉज नहीं चाहते कि बहू मैके जाए। मेरी बड़ी बहन को मेरी मदर के मरने पर भी नहीं भेजा था। हे भगवान, देखो कोई बांध के तो डालता नहीं, एंड का कॉल हमारा ही होता है, बात ये है। लेकिन हम रुक जाते हैं, वो हमारा अपना डिसीजन होता है। मुंह तो बनने अलग चीज़ है, लेकिन हम रुक जाते हैं, वो हमारा अपना डिसीजन होता है। नेक्स्ट,
हेलो मैम, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी देवरानी बाहर रहती है, हाउसवाइफ है। जब भी ससुराल आती है सास से मेरी बुराई करती है। मैं भी जॉब करती हूँ, बाहर रहती हूँ, पर ससुराल में जब जाते हैं मिलते हैं तब कलेश करती है। मेरी सास से दिन भर बुराई करती है और सास भी पसंद नहीं करती देवरानी को, बट बहुत गुस्सा करती है। आलसी है करके हर काम की उम्मीद मुझसे करती है। हस्बैंड सब समझाते हैं बट भाई बुरा ना माने, करके कुछ नहीं बोलते। प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी। इसमें मैं आपकी क्या ही हेल्प कर लूँगी। आपकी देवरानी है, आ रही है, बुराई कर रही है, कलेश कर रही है। जिस सास से बुराई कर रही है पसंद वो उसको भी नहीं है। ना आप कुछ कह रही हो ना आपकी सास कुछ कह रही हैं। अगेन वही वाली बात कीजिए, हस्बैंड कुछ नहीं कह रहे। अरे हस्बैंड क्यों कहेगा भाई की बीवी को? औरतों का मैटर है, अपने आप सुलझाओ। बुराई कर रही है, मना करो, क्यों कर रही है बुराई? हम तो नहीं सुन रहे तेरी मुँह से बुराई। कुछ अच्छी बात करनी है कर ले, नहीं तो बुराई हम सुन ही नहीं रहे। अगर दोनों अड़ जाओ क्या दीवारों से बोलेगी? फिर नहीं जी, इसमें हस्बैंड बोलेगा। अब सोच के देखना, आपका हस्बैंड बोलेगा अपने छोटे भाई की बीवी को, बढ़िया लगेगा? कल को आपकी छोटी जो देवरानी है वो आओ बहन में कमेंट कर रही होगी, कह जी मेरे जेठ ने मेरे से बदतमीजी से बात करी, बताओ। तो मैं उसे यही सलाह दे रही हूँगी कि जेठ जैसा बोल रहा था, जब वो भूल गया कि जेठ है, तुम भी भूल जाओ जेठ है। बात ये होती है यहाँ पे, औरतों की बात है। अगर वो बुराई कर रही है, काम चोरी कर रही है, जो भी कर रही है, आपकी औरतों की बात है। काम बांट दो, अपने अपने हिस्से का काम कर लेंगे। ठीक है जी, बुराई कर रही है मना कर दो कि बेटा बुराई मत कर। आपकी सास भी कह सकती है, आप भी बड़ी होने के नाते कह सकते हो कि हमें इंटरेस्ट नहीं है, किसी की भी मत कर, कुछ अच्छी बात कर ले, पिक्चर देख ले। 10 चीज़ हैं, इसमें हस्बैंड क्या करेंगे? नेक्स्ट, हेलो दी, आपसे एक बात शेयर करनी है। मैं बिहार के बक्सर की हूँ। बिहार ही की अलग डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट टीचर हूँ। होम डिस्ट्रिक्ट से दूरी ज़्यादा होने के कारण मैंने ट्रांसफ़र फॉर्म भरा था, जिसकी फ़र्स्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। काफ़ी टेंशन हुई, डिस्टर्बेंस हुई, रोए, मन किया कि जॉब छोड़ दूँ, पर गवर्नमेंट कह रही है कि दूसरी लिस्ट भी आएगी। ऐसे में मन बहुत घबरा रहा है, क्योंकि मेरा बेटा और हस्बैंड होम डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। छुट्टियों में ही घर जा पाती हूँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। रिप्लाई कीजिएगा प्लीज़। देखो, जब होना होगा हो जाएगा, और इतना ना कच्चा जी मत करो। जब नौकरी में घुस गई हो तो जी लगा के अपनी नौकरी करो। जैसे मैनेज हो रहा होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फौजी लोग ना छुट्टियों में ही आते हैं, उनके परिवार नहीं चलते। आपका भी चल जाएगा। इतना दिल छोटा क्यों कर रहे हो? फ़ोन पे बात करो, वीडियो कॉल करो, लेकिन जब होगा हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब छोड़ने की मत सोचना कभी भी। नेक्स्ट, मेरे विद्यालय में एक टीचर 2005 से ही है, विकलांग है। कभी क्लास में नहीं पढ़ाता, स्कूल में नहीं टिकता, लेकिन बाहर का काम थोड़ा बहुत देख लेता है। उसको कहो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहता है मैं तो ऐसे ही था ऐसे ही रहूँगा। उसको देखकर दूसरे टीचर भी अपना काम ठीक से नहीं करते, टाइम पर नहीं आते। मुझसे ज़्यादा उसका सपोर्ट है उन्हें। मुझे क्या करना चाहिए? मतलब आप हेड हो क्या वहाँ की? मुझे लग रहा है आपका आया है पहले, है ना? आप हेड हो, और आपके उस एक टीचर की वजह से बाकी सारे टीचर भी अपना काम ठीक से नहीं करते। देखो, एज अ हेड अगर मैं आपकी जगह खुद को रख के देखूं, देखो एक तो जो हमारे काम है हमें वो सही से पूरे करने हैं, और दूसरा अगर कोई नहीं आ रहा उसके खिलाफ हमारे हाथ में क्या है? अगर हम बिल्कुल अड़े हुए हैं तो हम वो कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स में है क्या कि आप यहाँ से लिख के दोगी, वो ऊपर पैसे दे के सब सही करा देंगे। नहीं लिख के दोगी तो कल को जब कुछ होगा तो ये होगा जी आपने एज अ हेड मास्टर क्या किया। तो आप अपनी नौकरी बचाने के लिए सिंपल ये कर सकते हो कि भैया जहाँ जाना है, जब जाना है, लिख के जा। जैसे कह रहे हो ना स्कूल में नहीं टिकता, लिख के जा। अगर 5 के 5 जा रहे हैं ना, कि जब जा रहे हो लिख के जाओ। अगर कोई आया तो मैं नहीं कहूँगी कि कौन कहाँ गया, वो मैं रजिस्टर रख दूँगी, क्योंकि इतना धर्म ही नहीं है किसी को रोकने का, कुछ कहने का, इतना अधिकार ही नहीं दे रखे ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में जो हेड है उसको। तो आप बस सिर्फ ये कर सकते हो, बाकी अपने हिस्से का जितना काम है अपनी कोशिश करो कि आपको भी कहीं, वही वाली बात है, जब पंगे होंगे तो फिर आपके ऊपर भी उंगली उठेंगी। तो अपनी इमेज सही रखो, जितना काम कर सकते हो। लेकिन ये तो है, अगर एक टीचर लापरवाह आ जाता है और उसके साथ कुछ गलत नहीं होता, दूसरों पे अपने आप रंग चढ़ने लगता है कि इसका कुछ नहीं हो रहा, हमारा क्या होएगा। तो वहाँ एक हेड की स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है। लेकिन आप जो हो, बस जो टेक्निकली राइट हो सकते हो वो करते रहो, बाकी आगे भगवान मालिक है, इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते आप।
दी मेरे भतीजे का मन वॉलीबॉल में लगता है, बाहर बाहर खेलने भी जाता है पढ़ाई के लिए, भाई बहुत डांटते हैं। बनारस रूम लिए है कोचिंग करवाने के लिए, लेकिन घर पर ज़्यादा रहता है, जब खेलता रहता है। तो अगर उसका इंटरेस्ट है और अच्छा खेलता है तो पढ़ाई तो फिर साइड से चलती रहेगी, उसका उसी में ही करवाओ, उसे कोचिंग जो भी करना। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरा बेटा 5 साल का है, फिर मुझे इसका बहुत बुरा सपने आते हैं, जैसे ये कहीं खो गया, इसे कोई ले गए, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ बताएं मैं क्या करूँ। भगवान का नाम लेके सोया करो, कई बार आते हैं, लेकिन इस तरीके के सपनों के बाद फिर उठने के बाद भी ऐसे ही रहता मन ऊपर नीचे की, जैसे सच में हुआ हो, लेकिन इनका कुछ है नहीं, रियलिटी से इसका क्या ही है, ऐसा है नहीं कुछ कि क्यों ही आ रहे हैं या क्या या करोगे कि नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है इसका। जस्ट एक फेज़ होता है, दिमाग में कुछ चल रहा होगा या आपके कुछ पुराने कुछ डर होंगे दिमाग में जो शायद दब गए होंगे अवचेतन मन में आपके, वो इस तरीके की चीज़ें दिख रही होंगी, लेकिन इनका कोई रियलिटी से कुछ नहीं होता। तो इतनी टेंशन लो मत, भगवान का नाम लेके सोया करो कि भाई ऐसा कुछ ना आए मेरे को, तो क्या पता काम कर जाए। नेक्स्ट, हेलो, आई हैव लिटरली लर्न सो मच फ्रॉम यू, आई हैव वन क्वेश्चन। मेरी अभी शादी को 3 मंथ्स हुए हैं। आई मैरिड द गाय whom I loved. He is very nice and supportive. He bought him own home, did everything on his own. I am also very settled, earning good. But sometimes when I look at my friends, they are married with such rich guys, literally with high net worth individuals. I feel that मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं लिया. Help me out please. I would be thankful to you. देखो जी, शादी में ना पैसा उस हद तक ज़रूरी है कि आपको छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी सोचना ना पड़े, बेसिक, और बेसिक से थोड़ा सा भी ज़्यादा है, बीच कुछ में आप 1-2 ट्रिप प्लान कर सकते हो, थोड़ा बहुत शौक के लिए चीज़ें खरीद सकते हो। वहाँ तक अगर पैसा है आपके पास तो पैसा वहाँ तक ठीक है, कम नहीं है ना। अब उसके बाद अगर आपका जो हस्बैंड है उसके साथ आपकी बॉन्डिंग बढ़िया है तो आपकी लाइफ है परफेक्ट। अब जो रिच गाइस से शादी हुई हुई है, देखो दिखाने को आदमी कुछ भी दिखा सकता है, फ़ोटो में कुछ भी दिखा सकता है, आप उनसे 2-3 घंटे लग के बात करो ना। मेरे साथ तो यही है, किसी को भी बिठा के 2-3 घंटे में बात कर लूँ, एंड में ना वो परेशानी निकलता अंदर से। और मोस्टली केसेस में सो कॉल्ड दिखने में FB पे हैप्पी कपल ये वो, फिर निकलते हैं उनकी वो कि जी अच्छा ऐसे, हमारे तो नहीं सुनते, हमारे तो नहीं करते, ये चीज़ मुझे तो उनसे पूछनी पड़ेगी, समझे। तो ज़रूरी नहीं है कि वो रिच गाई से शादी कर रखी है तो वो बहुत खुशी हो। अगर आपके और आपके हस्बैंड की इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी है, लव मैरिज है, एक दूसरे को आप समझ रहे हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक दूसरे की इज्जत कर रहे हो, और फिर थोड़ा बहुत पैसा है कि भाई वो भी सेटल्ड है आप भी सेटल्ड हो, तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो। किसी का पैसा देख के, मान लो मैंने ना ये इस पर एक वीडियो देखी थी, मुझे हमेशा वो याद आ जाती है। खैर, बढ़ने की कोशिश तो देखो हर कोई करता है, मैं भी कर रही हूँ, लेकिन एक वो होता है ना, पैसा कितना आपका पैसा परफेक्ट होता है, उसका कोई मापदंड नहीं होता। क्योंकि एक बार वो बोल रहे थे स्पीकर, भीड़ में लोग बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा कि किसी के कि कितने लोगों की सैलरी इस टाइम पे 20,000 है, कुछ लोगों ने हाथ खड़े करे, आपको क्या लगता है आपकी लाइफ कब सेटल हो जाएगी, जब आप क्या कर लेंगे। तो वो कहते हैं कि मेरे को लगता है अगर मैं महीने के 50-60 हज़ार कमाने लगूँ तो मेरी लाइफ सेट है। फिर उन्होंने ये बोला, उन्होंने अगला क्वेश्चन फिर पूछ लिया कि अब वो हाथ खड़ा करें जिनकी 50-60 हज़ार सैलरी है। अब वो खड़े हो गए हाथ, आपको क्या लगता है आप ठीक हो? कहते नहीं और होता है। तो कितने? उन्होंने कहा मुझे लगता है 1 लाख के करीब अगर मैं डेली वो महीने का कमा रहा होता तो सेट थी लाइफ। अगला क्वेश्चन आ गया, 1 लाख वाले हाथ खड़ा कर लो। वो भी संतुष्ट नहीं थे, उन्हें 2 कमाने थे। 2 वाले भी संतुष्ट नहीं थे, उन्हें 5 कमाने थे। तो पैसे कितने काफ़ी होते हैं उसका कोई मापदंड नहीं होता। एक होता बेसिक आपकी ज़रूरतें, और थोड़े से आपके कहना चाहिए नीड के बाद थोड़े से अगर वांट्स पूरे हो रहे हैं, और उसके साथ सबके साथ जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका परिवार, कि आपके रिश्ते कैसे हैं अपने घर में जिसमें आप रहते हो। प्यार थोड़ा कम भी हो ना चलेगा, लेकिन इज़्ज़त सबकी एक दूसरे के प्रति वो कम नहीं है अगर, तो आप
जीते जी यहाँ पर स्वर्ग में हो, बेस्ट लाइफ आप जी रहे हो। मैम मेरी सिस्टर मुझे इग्नोर करती है फॉर हर फ्रेंड्स और ख़र्चे भी करती है। हम दोनों का एक्सपेंसेस मैं ही मैनेज करती हूँ, मुझे ही ताने मारती है, कुछ नहीं करने देती। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे डील करूँ। हम 2 सिस्टर पीजी में रहते हैं, पर वो उसकी फ्रेंड के साथ अलग बनकर खाती है और मुझे अलग बनाना पड़ता है। मुझे खाना बनाने में इशू नहीं, बट 2 के सामान में 3 का खाना होता है तो बजट बिगड़ जाता है। मम्मी पापा भी कुछ नहीं बोलते। उन्हें मेरी सिस्टर की फ्रेंड के पापा थे, उसकी मम्मी एंड ब्रदर भी वर्किंग हैं। मेरी बहन उसके साथ रहकर फालतू में लड़कों के मामले में इन्वॉल्व हो रही है। हमारे एक्सपेंस कैसे मैनेज करने चाहिए। पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, लेकिन बात वही है जो शुरू में आ गई। आप मैनेज कर रही हो, जो बहन आपकी किस है ही नहीं, आपको छोड़ के अपनी सहेली में घुसी पड़ी है। आप क्यों उसको, आपका क्वेश्चन पहले भी आया था, आप भाई बहनों से इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो, भाई बहन आपको कन की उंगली के नाखून के बराबर नहीं मान रहे, तो आपने ठेका लिया हुआ है क्या दुनिया की सबसे अच्छे बहन होने का। भैया रिश्ते कोई भी हो, चाहे सगे भाई बहन हो, माँ बाप हो, सास ससुर हो, पति पत्नी हो, माँ बेटे हो, एक रिश्ता है, ठीक है, इमोशंस है। उसके बाद ना रिश्ता लेन देन पे चल रहा है। बुरी लगेगी, प्रैक्टिकल है, लेकिन ये बात, हर रिश्ते में कुछ ना कुछ अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे का कुछ ना कुछ हित सध रहा है। ठीक है, वो मेरे लिए कुछ कर रहा है, मैं उसके लिए कुछ कर रही हूँ, एंड सो ऑन, चलती जा रही है लाइफ, क्योंकि अकेले नहीं जी सकते। लेकिन जब एक रिश्ते में बराबर आपको सामने से चोट मिल रही है, बराबर है ना, आप फिर भी लगे पड़े, क्यों नहीं आप पीछे हट रहे। वो बहन को तो देखो, अपनी सगी बहन को छोड़ के वो दूसरे के साथ मिलकर खाना बना रही है, आप अलग बना रही हो। आपको झिझोड़ने की ज़रूरत है, मतलब आप मेरे सामने होती तो मैं शायद ऐसे हिला के करती कि भाई जागो, कौन से नींद में सो रहे हो। अगर एक्सपेंस आप मैनेज कर रहे हो तो सिंपल अपना ले, जो सहेली के साथ बना रही है उसी सहेली के साथ मंगवा भी ले, बना। और अगर मेरे खर्चे पर पलना है तो कम से कम इज़्ज़त दे, इतनी जिसमें मुझे ठीक लगे। कह सकती हो आपको अपनी शक्तियों का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा, मैं करा दूँ। मैम आपके तीनों चैनल को फॉलो करती हूँ, लगभग सारे वीडियोस देखती हूँ। आपसे जानना था, आप ऑनलाइन शॉपिंग बहुत परफेक्टली करते हो बिजी शेड्यूल होने पर भी, जबकि मुझे तो कई दिन लग जाए, क्योंकि ऑप्शन बहुत होते हैं ऑनलाइन में, तो स्क्रॉल करने में ही सारा टाइम चला जाता है। फाइनली डिसाइड ही नहीं कर पाती क्या लूँ और कैसे कहते करते बहुत चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, लेने को अब समझ नहीं आया क्या लूँ, बिकॉज़ एक साथ सब नहीं ले सकती। प्लीज़ गिव मी सम टिप्स। देखो जी, मैं तो 2014 से लगी हुई हूँ, जब से ये स्मार्टफ़ोन मेरे हाथ में आया था, बच्चे छोटे थे, मार्केट जाना होता नहीं था, तब से समझो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग शुरू किया था। अब ये कहना चाहिए मैं अभ्यस्त हो गई। सेलर की रेटिंग है ना, कपड़े के रिव्यू नीचे जो आते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह, उनसे देख के एक अंदाज़ा लग जाता है कि एग्जैक्टली क्या आने वाला है। तो 99% जो सोचा होता वो आता है, नहीं आता है रिटर्न कर देते हैं। हमेशा ऑल रिटर्न पे मंगाती हूँ, ताकि कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो वापस कर दूँ। और दूसरी चीज़ वही है कि जितने भी कपड़े मेरे पास हैं या कुछ हैं, वो चाहे कितने ही हैं, मतलब 500 भी होंगे ना, तो भी मुझे एक याद रहता है कि इस कलर का या इस तरीके का या इस पैटर्न का मेरे पास वो कपड़ा है, तो उसको रिपीट नहीं करती। तो रेट और पहनने के बाद कैसा लगेगा, कितना काम आएगा, उस हिसाब से, मतलब सारी बात यह है कि मैं हो गई अभ्यस्त उस चीज़ की। आपको ये है कि जो विश लिस्ट में ढेर लग रहा है ना, उनमें से हर चीज़ को सोच के देखो कि जब वो आएगी उसको कहाँ कहाँ पहनोगी या कहाँ कहाँ यूज़ करोगी। और एक बार में आपको 5 चीज़ें चुननी है, बस ये मान के चलना, बाकी को रिमूव करो, लेकिन विश लिस्ट में डाल दो कि ना इनमें से अगर मुझे 5 ऑर्डर करनी हो तो कौन सी करूँगी, छंट जाएगी इस तरीके से। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, मैंने आपसे एक सवाल किया था और वह सवाल मेरे फैमिली मेम्बर्स ने पढ़ लिया, जिस कारण से झगड़ा हुआ, फिर मुझे वह सवाल डिलीट करना पड़ा। अब बताइए मैं अपना सवाल आपसे कैसे और कहाँ पूछूं। यहीं पर पूछ लो, लेकिन ऐसा कर सकते हो, देखो, क्योंकि मैं कहूँ आपसे इंस्टाग्राम पे पूछ लो या FB पे पूछ लो, वहाँ पे नहीं हो पाता। अगर कोई सवाल मेरी निगाह में आ भी जाता है ना, मैं जवाब नहीं देने पाने की, क्योंकि नहीं होता टाइम, आप समझो। आप ये कर सकते हो, किसी और के फ़ोन से कमेंट कर लो, तो उसमें क्या होएगा, आपकी ID नहीं आने की इसमें, और कमेंट आ जाएगा, आपको पता ही है आपने क्या पूछा, तो आप वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा।
नेक्स्ट, हेलो मैम, आपके कहने के अनुसार मैंने और हस्बैंड ने सास को मनाने का बहुत कोशिश की हमारे साथ न्यू घर में रहने को, वो नहीं मान रही। पहले कहती थी कोई किराएदार आ जाएगा तो आ जाऊंगी साथ रहने, बट जब किराएदार आते घर देखने को तो उनको मना कर देती हैं कि नहीं देना घर। बगल में मेरी नंद रहती है, वो दिन भर वहीं रहती है और सास भी बहुत खुश है उनके साथ। अब हमें क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताइए मैम। अब जब आपकी नंद के साथ वो खुश हैं तो रहने दो उन्हें खुश, क्या ही करोगे। बाकी इस चीज़ को नंद के, अगर नंद का दिमाग ज़्यादा वैसा नहीं है, टॉक्सिक नहीं है, तो उससे बात कर सकते हो कि भाई कल को ये ना कहे कि बेटा बहू बेटी के ऊपर छोड़ के चले गए, हमने मम्मी को खूब मना लिया दीदी, लेकिन वो आपके साथ खुश हैं, तो देखो हम क्या ही कर सकते हैं। उनके एक बार नॉलेज में डाल दो पॉजिटिव नोट पर कि भाई कल को ये बात ना हो, लेकिन अगर मम्मी है ही खुश हैं तो लेट इट बी। अब आपने अपना घर बनाया तो रहोगे तो है ही वहाँ पे। नेक्स्ट, दी मेरा एक सोल्यूशन दे दो, मैंने पेपर चेक करे एंड बिल क्लियर नहीं हुए, जब भी जाओ वो लोग कहते हैं हमने भेज दिए आ जाएंगे, हमेशा यही बोलते रहते हैं, मुझे बहुत इरिटेशन होती है। जब ऐसा कभी मेरे साथ होता है ना तो मैं तो वहाँ जाके बैठ जाती हूँ, लिटरली मैं हटती नहीं, स्कूल से छुट्टी लूँगी और उस ऑफिस में जाके मैं बैठ जाती हूँ कि भाई जब तक पूरा पक्का काम, कोई प्रूफ कुछ होएगा नहीं, मैं नहीं जा रही। 1-2 बार हुई है ऐसी लकड़ी, और शाम को 5 बजे तक अगर ऑफिस बंद नहीं है तो मैं बैठ जाती थी। 3-3:30 के बाद उनको ये लगने लगता था कि भैया ये नहीं लगी, ना किसी से कुछ कहना ना सुनना, लेकिन सीधे जिससे काम लेना है कि भैया जब तक मुझे कोई सॉलिड इसमें प्रोसीडिंग नज़र नहीं आ जाती मैं नहीं जा रही। मैं तो इसी बहाने मैं इस काम के लिए छुट्टी लेके बैठी हूँ, तो मैं तो ये करती हूँ। और ये चीज़ 3 बार हुई है, तीनों बार काम करती है, सेम डे काम होते हैं। हेलो मैम, मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरी एक जेठानी है, वो हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है, मुझ पर ही नज़र गड़ाए रखती है, मेरे दिन भर का रूटीन, मेरे पास कौन आया कौन गया, मेरे मायके वाले सबके ऊपर नज़र रखती है सब जगह, फिर मेरी चुगली करती है, अपने मन से कुछ भी बातें बनाती है, मुझे नीचा दिखाने में लगी रहती है। ऐसा वो तब से कर रही है जब से मैं जुड़ी शादी करके आई हूँ, और आज मैं अपना अलग रहती हूँ, ऊपर रहती हूँ, वो नीचे रहती है, उसके बाद भी मेरे हर एक्टिविटीज़ पर नज़र रखेगी, रिश्तेदारों के पास चुगली करेगी, फालतू झूठी बातें बना कर। क्या करूँ, मैं इस औरत से परेशान हो चुकी हूँ बहुत। इसका कुछ हो नहीं सकता ना, उसके इंटरेस्ट का काम है, और वो रहती है नीचे, तो जो भी आपसे मिलने जाएगा नीचे से होके जाएगा, वो नहीं भी चाहेगी तो भी उसके सामने से जा रहा है, फिर एक दिलचस्पी हो जाती है। एक मूवी देखी थी मैंने, उसको आदत थी पड़ोसियों के बीच में घुसने की उसके पेट में दर्द होता था अगर कुछ चेंज हुआ और उसे ना पता हो ना, जब तक वो पता लगा नहीं लेगी वो रुक ही नहीं पाती थी, उसका पति से बहुत डांटता था। तो वो हो सकता है वो वाली प्रॉब्लम उनके साथ भी हो, लेकिन मान लो ऐसा है, आपके आने जाने पे कोई देख रहा है, निगाह रख रहा है, तो हम ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो कोई देख लेगा तो क्या गलत हो जाएगा। भाई नीचे से आ रहे हैं लोग देख रहे हैं। अब आपकी जो किलसने की वजह है वो ये है कि फिर सब जगह चुगलियाँ करती है ना। मान लो ये होता होगा, जैसे जो मुझे समझ में आ रहा है कि प्रैक्टिकली देखा है कि कोई आया आपके यहाँ हफ्ते में 2 बार 3 बार, और उसे कह दिया बातों में कि भैया ये तो रोज़ ही आता है, ये तो यहीं पड़ा रहता है ना, यही होता है। उसमें थोड़ी सी इरिटेशन होने लगती है, उसमें क्या करें। तो एक्चुअली मैंने देखो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि अगर जाओगी बात वही है, आपके बारे में झूठ बोल लिया तो एक के पास आप जा के ये वो, आपको केवल तब अपना पॉइंट रखना आना चाहिए जब कोई आपसे बताए कि अरे मैंने सुना कि वो तेरे घर डेली आता है, या फिर मैंने सुना कि तेरे घर बड़े वो, जो भी मतलब आपके बारे में वो बोल रही है, ठीक है। जब कोई अपने आगे से ये बात बोले कि ऐसा ऐसा हमने सुना ये वो, उसे आड़े हाथ लो, इस पे मत गुस्सा होता रहो। जब कोई आपसे आके बात बोले उसे आड़े हाथ लो कि कौन कह रहा था, पहले तो उससे यही पूछो। अब जो वो नाम ना बताए कि पता चली थी यूँ वो, फिर उसे वहीं का वहीं चुप कर दो कि तो पता चली थी ना, अब तुझे ये नहीं बताना, आपको ये नहीं बताना कि किसने बताया था, पता चली थी कि मेरे बारे में क्या अखबार में छप रहा है, तो जिससे इतनी पता चली आगे की भी उसी से पूछ लो। उससे मैं बताऊँ होगा क्या, जो मेन जड़ है वो तो आप काट नहीं पाओगे, लेकिन वो चीज़ें जो घूम के आपके पास आ रही हैं ना, आपको कहीं ना कहीं से पता ही तो चल रही होगी कि मेरे बारे में चुगली कर रही है, वो आपके
कानों तक पहुंचनी बंद हो जाएंगी, आपका मेंटल पीस मेंटेन हो जाएगा। जो भी आपके पास जाके कहे वह कुछ भी क्या, तो चलो, अगर किसी ने मान लो कह दे तेरी जेठानी कह रही थी जरा चलना मेरे साथ, करके देखना, तुरंत पीछे हट जाएगा वो इंसान। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं भैया हम नहीं जाने कि ये वो पड़ेगा ही नहीं बीच में। राड़ से सबको बचना है लेकिन तिल्ली सबको डालनी है। आपका इसमें फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि आपके पास घूम फिर के जो बातें आ रही हैं वो आनी बंद हो जाएंगी, वो आपके मतलब की हैं भी नहीं, और आप सुकून से अपनी ज़िंदगी जियोगी। खूब गा, तुझे जहाँ जाना खूब गा, जितनी बातें करनी है खूब कर। जब आपको पता ही कुछ नहीं चल रहा तो क्या ही है, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी समस्या है मेरी ये कि मेरे पति परेशान है, मेरी मम्मी जी को गए 10 वर्ष हो चुके हैं, मेरे भाभी और भाई का हम बहनों से कोई लगाव नहीं है। मेरे पापा ने मुझसे 15 लाख रुपए यह कह कर लिए कि वह इसके बदले मुझे प्लॉट देंगे, पर वह अब देने से मना कर रहे हैं और पैसे भी नहीं दे रहे। वहीं दूसरी बहन को उन्होंने एक बड़ा प्लॉट उसके नाम कर दिया। 3 साल हो गए, अपनी मर्ज़ी से उन्होंने हमें नहीं बताया, मैं क्या करूँ। पापा और बहन के धोखे से मैं टूट चुकी हूँ, कृपया कोई सुझाव दें। देखो, बात करने के बाद भी आप कर चुकी होंगी बात, लेकिन ऐसा क्यों किया आपके पिताजी ने, ये मैं समझ नहीं पा रही कि एक बाप होके अपने बच्चों के बीच में इस तरीके का क्यों करा। या तो आप संपन्न थी और आपकी बहन संपन्न नहीं थी, दयावश कर दिया कि भाई इसके पास तो है, ये तो जोड़ लेगी, इसको दिलवा देता हूँ, ऐसा कुछ हुआ है। अगर ऐसा नहीं है, गलत करा है। लेकिन बात क्या है कि अब जब अपनों से हमें धोखा मिलता है, टूट तो हम जाते हैं। एक तो गलती से भी कभी फिर अपने हस्बैंड अगर आपके कुछ बोल रहे हैं उनके सामने उन्हें डिफेंस मत करना, क्योंकि आपको पता है कि वो गलत नहीं कह रहे। आपके पिता ने आपके बहन के लिए जो भी करा वो गलत करा आपके प्रति, है ना। जब वो कहें तो हाँ मिलाना कि भाई हाँ मतलब बहुत बुरा लगा। उनसे कभी इस चीज़ को लेकर डिफेंस मत करना कि मेरे पिता को क्यों कह रहे हो ऐसे, आपको भी पता आपके पिता ने गलत किया। दूसरी चीज़ यह है, देखो इस तरीके के धोखे परिवार में कई बार मिलते हैं जिसमें आदमी फाइनेंशियली टूट जाता है। किस्मत आपकी उतनी अच्छी मानो जितना ये काम जल्दी हो जाए, क्योंकि आपके पास मौका होगा संभलने का। अगर यही चीज़ उम्र के आखिरी पड़ावों में जाके होती है ना, आदमी संभल ही नहीं पाता। तो अब जो हो गया, मैं तो यही कहूँगी, सो हो गया। कोशिश कर लो, अगर रिश्ता चल रहा है बातें करते रहो, पूछो कि ऐसा क्यों किया, और अगर वो बात करने से भी कतरा रहे हैं तो सोच लो पैसे डूब गए, और वहाँ से जैसे आराम कर लो, मुंह मोड़ लो उधर से। दी, मेरी सास को हमेशा हर जगह गंदगी दिखाई देती है, बात बात पर हैंड वॉश करना कहते हैं, इस बात के लिए हर टाइम ज़ोर ज़ोर से बोलती रहती है। उनका कुछ नहीं हो सकता, उन्हें कैसे इग्नोर करें, मैं बहुत परेशान हूँ। इग्नोर करना है बस, और क्या करना है। कैसे इग्नोर करें, क्या अगर एक होती है ना बीमारी होती है बार बार हाथ धोने की, अगर वो चीज़ है, चिल्ला रही है, चिल्लाने दो, आपको जैसे काम करना है वैसे करो। और क्या ही हो सकता है इस समस्या का हल। या फिर उन्हें दिखाने के लिए हाँ हाँ धो लिया ये भी कर सकते हो। मैम, आप अपनी क्वालिफ़िकेशन बताना, और ये भी कि आपने इतना सारा नॉलेज कौन सी बुक पढ़ के गेन किया है। क्या बताऊँ क्वालिफ़िकेशन तो पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ में दोनों डिग्री हैं मेरे पास टीचिंग की, लेकिन ये जो ज्ञान, जो नॉलेज मैं आपके साथ, अगर आप इसको नॉलेज कह रहे हो, मैं तो जनरल बातें ही समझती हूँ, लेकिन अगर ये सोचोगे तो ये भैया मैंने जीवन से सीखा है। और वो जो किताब आप पूछ रहे हो वो जीने की कला किताब है, उसको मैंने पढ़ा तो उससे काफ़ी सॉर्टेड हो गई मैं। छोटी सी किताब है, विट्ठल दास मोदी की, और बहुत पहले की है, बहुत पुरानी किताब है उसमें। तो वो अब तो PDF में लोग बता रहे हैं इसी में कमेंट करके कि PDF में डाउनलोड हो रही है, गूगल पे शायद अवेलेबल है, तो आप भी पढ़ लो वहाँ पे। लेकिन बात ये है कि मुझे याद है कि हमारे यहाँ एक टीचर आई थी, उन्होंने मुझे एक किताब दी थी कि जस्ट कि दीदी आपको ये इस तरीके की किताब पढ़ने का शौक़ है, पढ़ के देखना। वो किताब इतनी बढ़िया थी। अच्छा, वो किताब वो भी किसी से मांग के लाई थी, उनकी नहीं थी। मैंने 5-6 दिन उस किताब को अपने पास रखा, पढ़ा, उसमें क्वेश्चनेयर दे रखे थे, प्रॉपर नोट्स बनाए। मैंने कई बार जिक्र भी किया है लिव लाइफ ईजी वाले चैनल पे। तो मैंने 3 दिन बाद ही उस टीचर से पूछा था, मैंने कहा भाई तुमने ये किताब पढ़ी है, क्योंकि वो कन्फ्यूज़ ही रहती थी, जैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं ना वो उस तरीके की कैटेगरी में ही है। तो मैंने कहा तुमने ये किताब पढ़ी थी ध्यान से? तो कहती हाँ। मैं कहा जो इसमें क्वेश्चन पूछे थे, सब कुछ लिखने को बोल रखा था कि इस तरीके से आत्ममंथन करो, करा था? कहती कौन से क्वेश्चन? तो बात ये होती है कि जादू किताब में नहीं है,
बात ये होती है आप उससे पढ़ते कैसे हो, उससे क्या निकाल पाते हो। टीवी है, सीरियल है, बिग बॉस में कितने लोग कहते हैं मेरे को जब भी चलता है कि आप ऐसा शो देखते हो तो देखने लायक नहीं है, ये वो। मुझे पता है मैंने बिग बॉस से कितना कुछ सीखा है अबाउट ह्यूमन पर्सनैलिटी। तो कहीं ना कहीं किताब या शो या ये चैनल भी है, बात ये नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं, बात ये है कि आप उसमें से क्या ले रहे हो। तो आपको हर जगह मिल जाएगा। आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट मिल जाएंगी एक से बढ़ के एक लिखी हुई, बजाय रील्स देखने के जो लिखे हुए टेक्स्ट में आती हैं उस तरह के कंटेंट देखा करो, एक से एक गहरी बात उसमें रहती है। तो बात ये होती है आप लेते क्या हो, समंदर है चारों तरफ है। मेरी बेटियों के बाल बहुत हल्के हैं, प्याज का अर्क लगा के देख लो, आधे घंटे के लिए लगाना, देन वॉश कर देना। अगर हेयर फॉल की वजह से पतले हैं तो वो शायद मैंने पिछली बार भी बोला था, नहीं तो दवाई वगैरह भी करा सकते हो उनकी। दीदी मैंने 1 साल पहले क्योर स्किन के प्रोडक्ट यूज़ किए थे, सो मुझे फोमिंग फेस वॉश सनस्क्रीन मिली थी जो बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने कंटिन्यू नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। 2 साल बाद आपकी वीडियो देखकर वापस ऑर्डर किया, लेकिन जो अब फेस वॉश आया वो क्रीम जैसा है। उनके प्रोडक्ट लगाने से मुझे 3 दिन ही मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा काला होने लग गया, मैं क्या करूँ। फोमिंग वाला ही मेरे पास भी आया, वो तो अच्छा है। या तो वहाँ पे जो डॉक्टर क्वेरी होती है उसमें लिख के भेजो ना कि ये ऐसा हो रहा है, तो वो बताएंगे कि उसमें आगे क्या करना है ना। फोमिंग वाला तो बढ़िया है ही, मेरा तो वही चल रहा है 2.5 साल से, मेरा नहीं चेंज करा अच्छा उन्होंने। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं घर का पूरा काम करती हूँ लेकिन सास बाहर जाकर लोगों से कहती है कि ये तो काम नहीं करती, मैं ही करती हूँ। मुझे इससे बात पर बहुत गुस्सा आता है, प्लीज़ रिप्लाई में क्या करूँ। पूरा दिन काम करने के बाद यही सुनने को मिले। कोई नहीं यकीन करता होगा कि पूरा काम नहीं करती, मैं ही करती हूँ, क्योंकि जब वो पूरा दिन बातें कर रही है तो काम कौन जिन्न करके जा रहा है। या फिर दूसरी चीज़ एक और हो सकती है तरीका कि काम मत करो 1 दिन 2 दिन, जब पड़ा रहेगा अपने आप की काम आप ही करती हो ना, कर लो। दी अभी 4-5 दिन पहले मेरे और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हो गई। वो मेरे 4 साल के बच्चे के सामने बैठ के ड्रिंक करते हैं, इस बात को लेके मेरे साथ मारपीट भी हुई। मेरे घर वाले भी आए, मैंने बोला मैं नहीं रहूँगी यहाँ, तो जेठानी बोली ठीक है निकल जाए यहाँ से, मैं सोची हूँ आगे तेरा लड़का हो गया है तो हम तुझसे दबेंगे, जबकि शादी के 7 साल बाद भी उसके कोई बेबी नहीं है। मेरे मन में कभी अपने बेटे को लेकर ऐसा नहीं आया, पर जेठानी के बच्चे ना होते हुए भी ऐसा बोलना मुझे बहुत परेशान कर रहा है। जेठानी अपने मायके में भी अपनी 2 भाभियों का घर तोड़ चुकी है, क्या करूं मैं, जबकि इन लोगों से कोई मतलब नहीं रखती, फिर भी ऐसे बोलती है वो। प्लीज़ हेल्प मी, क्या बोलूं, नेक्स्ट टाइम ऐसे ही चुप हो जाए, ऐसा कि चुप हो जाए। उससे सीधा बोलो ना कि तुम कहाँ हो इस पिक्चर में, सीधे यही बोलो कि मुद्दा मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच चल रहा है, मारपीट तक बात आ गई, जो भी है, घर छोड़ के जा रही हूँ, कुछ भी हूँ, तुम कहाँ हो इस पूरे सीन में, क्यों ही बोल रही हो बीच में। और जो बता रही हो ना अपनी भाभीयों का भी, वो बोलो उसको कि वहाँ तो तोड़ चुकी हो, यहाँ भी चालू हो, यही काम करना है क्या। उसको तो आप ऐसे चुप करा सकते हो, लेकिन जो आपके हस्बैंड हाथ उठा रहे हैं उसका क्या करोगे, है ना। 4 साल के बच्चे के सामने अगर वो बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं, अगर आपको देखो इस रिश्ते से नहीं निकलना, ठीक ठाक चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एक ये हो गया इंसिडेंट, मान लो, आप ये कर सकते हो अगर हस्बैंड नहीं सोच रहा उसके सामने बैठ के पी रहा, तो उस टाइम बच्चे को लेके आप अलग हो जाओ, घर में जगह नहीं है, बाहर निकल जाओ, वॉक पे चले जाओ। जब तक बच्चा सही से बुरे और भले को समझने लायक ना हो जाए, फिर आप उसको देखने मत दो वो चीज़। कोशिश यही करो कि सीधे बोल दो कि बेटा डैडी गंदी चीज़ें ड्रिंक कर रहे हैं या डैडी गलत काम कर रहे हैं, आप नहीं देखो, बदबू आती है, स्मेल आती है, कुछ भी कह के उसको ले जाओ वहाँ से, अलग रखो, ठीक है। बाकी जेठानी को तो सीधे चुप करा दो कि भाई तुम कहाँ हो इसमें बीच में, तुम क्यों ही बोल रही हो, कल को तुम्हारा जेठ जी का कुछ भी होएगा, मैं क्यों बोलूँगी कि तुम जाओ या नहीं जाओ। उनको सीधे बोलो कि तुम कहाँ हो इस पिक्चर में, क्यों बोल रही हो। अब वो कहें मैं क्या घर का हिस्सा नहीं हूँ, ये वो, तो घर का हिस्सा हो, ठीक है, चुप रहो, फिलहाल मुद्दा हमारा चल रहा है ना। तुम्हारे कहने से ना तो मैं जाऊँगी, ना तुम्हारे कहने से मैं रुक जाऊँगी, तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा तुम्हारे बोलने से, सिर्फ नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरे बाल बहुत ज़्यादा हल्के और छोटे हैं, शादी से पहले ठीक ठाक थे, बच्चे होने के बाद तो ना के बराबर हो गए, ससुराल में सब बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं, इवन पति भी, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, क्या करूँ। डॉक्टर की एडवाइस ले लो, है ना। अगर पहले ठीक थे तो दोबारा हो जाएंगे, यानी कि कुछ कमी आई है जिसकी वजह से हो गए, एटलीस्ट इतने हो जाएंगे कि कोई मजाक ना उड़ाए। डॉक्टर से मिल लो, होम्योपैथिक एलोपैथिक
जिससे भी तुम्हें सही लगे, है ना। घंटे है तो लंबा, लेकिन बीच की बात वही है कि हर काम के लिए जॉब पे होते हुए भी हस्बैंड से पूछना होता था, चाहे सहेलियों से मिलना हो, घर जाना हो, इवन अपने पसंद के कपड़े मेकअप खरीदने का भी। अब ये है, जब कॉलेज करते थे तो मैं पहले कुछ नहीं बोल पाती थी कि बच्चों पर बुरा असर होगा। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो कुछ अपने मन की करने लगी हूँ, फिर भी कई बातें नहीं कर पाती, मुँह अक्सर ही फुलाए रहते हैं। तो मेन दिक्कत आपको क्या लग रही है कि मुँह फूल रहा है, तो फूलने दो। किसी का मुंह पिचकाने के लिए अपनी लाइफ स्पॉइल करोगे? लाइफ एक ही बार मिल रही है ना, वो साल निकल जाएंगे, वो एज निकल जाएगी। जो कपड़े हम आज पहन पा रहे हैं उससे 10 साल बाद शायद ना पहन पाए। जैसा लुक्स हमारे आज हैं, हो सकता है उससे 10 साल बाद हो ही ना। फिर क्या रहेगा जी? उनका मुंह फूल रहा था, मुंह 10 साल बाद भी फूला हुआ ही रहेगा। तो जो चीज़ परमानेंट है उसे छोड़ दो ना, जो चीज़ आप कर सकते हो वो करो, सिंपल। नेक्स्ट, दी गर्मी की छुट्टी में मेहंदी लगाने की स्किल को मास्टर करना चाहती हूँ, अपनी प्रैक्टिकल एडवाइस देना मुझे थोड़ा डिटेल्स में, थैंक्स इन एडवांस। यू आर लुकिंग लाइक स्मॉल कॉलेज गोइंग गर्ल टुडे। देखो जी, कोई भी स्किल आपको डेवलप करनी हो, कोई भी, आपके पास टाइम होना चाहिए, आपके पास इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट मेन है, टाइम फिर निकल जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो अगर आपको मेहंदी लगाना ही सीखना है तो जितने दिन में अपने हाथ से मेहंदी छूटेगी, 4-6 दिन लग जाते हैं, तब अपने हाथ में लगाओ। और उसके बीच में जब आपका हाथ खाली नहीं है, किसी और के हाथ में लगा सकते हो या फिर कागज़ पे। ये तो हो गई बेसिक सी चीज़ जो आपको भी पता ही होगी। अब क्या है जी, सीखनी कैसे है? देखो, जैसे बच्चों को आलेखन सिखाते हैं ना, तो छोटे छोटे कुछ बेसिक बूटे उनको सिखा देते हैं, सारे खाली स्पेस वो उसी से भर लेते हैं। इसी तरीके से मेहंदी की कुछ बेसिक सी शेप जो हैं वो सीख लो। और जब वो सीख लोगी तो धीरे धीरे करके उन्हीं से पूरी हथेली को फिलअप करना। मान लो फिंगर के डिज़ाइन है, 4 या 5 फिंगर के डिज़ाइन जो इस तरीके के बूटे हैं, अपना बनाने की प्रैक्टिस कर लो अगर करनी है। अभी मैं आपको एडवाइस क्या दूँ? मतलब आपको लग रहा होगा मैं एक्सपर्ट हूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। बिना डिज़ाइन लगाए मैंने ये लगाई है, सीधे लिख दिया और ये गोला और बस। क्योंकि मैं देख के लगा लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने भी 5-6 यहाँ बीच वाले उंगलियों वाले 5-5 6-6 बूटे मैंने याद कर लिए। तो जब मुझे लगता है मेरे पास टाइम है और मुझे डिज़ाइन वाली लगानी है तो मैं वही लगा देती हूँ, या फिर फ़ोन में देख के लगाती हूँ। तो लेकिन जो मेहंदी वाली होती हैं, लगाने वाली जो आती हैं, मैंने उनको देखा है, उनके सबके ना अपने अपने बेसिक कुछ फूल पत्तियाँ उनके याद करे हुए होते हैं। उसी से वो स्पेस भर देती हैं कि इतना है तो ये बनाना है, उंगली है तो ये बनाना है, मोटी लगानी है तो ये वाला फूल। तो इस तरीके के आप छुट्टी में अपना डेली के 4-5 भी सीखोगे ना, दुनिया भर के आपको आ जाएंगे। पूरी छुट्टी में कागज़ पे बना बना के अपना प्रैक्टिस कर लो, या फिर हाथों पे, अगर घर में सदस्य ज़्यादा है तो कभी किसी के हाथ तो बना दिया, कभी किसी के, ठीक है ना। तो जो उसको पकड़ने का तरीका है, दबाने का तरीका है, सब प्रैक्टिस से ही आएगा। ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इतना इजी नहीं है कि आपने कभी नहीं किया पहले ही दिन आपने एकदम मास्टरी कर ली। बना तो लोगे, लेकिन लग जाएंगे घंटों। एक्सपर्टाइज मेरे हिसाब से वो है कि डिज़ाइन अच्छा भी बन जाए और थोड़ा सा फास्ट बने, तब मानो कि हाँ भाई हमें मेहंदी लगानी आ गई। तो मैं अभी अपने आप को उसमें नहीं गिनती, काम चला हुआ है कि बस हाँ, किसी का मुझे वेट नहीं करना पड़ता कि कोई आए तो मैं लगाऊं, अपना सीधे उल्टे दोनों हाथों में लगा लेती हूँ। और टाइम मेरे पास अगर है 2 घंटे के करीब का तो डिज़ाइन वाली भी लगा लूँगी। 10-15 मिनट ही है तो फिर ये लगती है बस। तो ये है अपना, आपको लग रहा है कि आप एक अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट हैं, इस हिसाब से सीखना है आपको, तो सिंपल है, फ़ोन में देख के अपना कुछ बेसिक बूटे सीखो और उनके खूब प्रैक्टिस करो, ताकि वो स्मूथ लाइनें अच्छे से आपको बनानी आ जाए, बिना हाथ दुखे आपका हाथ चलने लगे। रोज़ लगाओ, चाहे हाथ पे चाहे कागज़ पे, ठीक है, आ जाएगी। कोई भी स्किल हो इसी तरीके सीखी जाएगी। तो यहाँ पर ये हो गया आज हमारा 100वां एपिसोड, और इसमें जवाब आए हैं एपिसोड 98 के। अच्छा लग रहा है मुझे इस व्लॉग, इस वाले चैनल पे 100वां एपिसोड चलो अभी देखते हैं आगे ये चैनल किस दिशा में जाता है। मैं क्लूलेस हूँ इस चैनल के लेके कि आगे ये बढ़ेगा, यहीं रुक जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा, पता नहीं, मुझे इसका कुछ अंदाज़ा नहीं लग रहा। लेकिन फ़िलहाल बस ये सोच के बैठती हूँ कि जिसकी भी समस्या मेरे सामने आए, मेरी सलाह से किसी का कोई नुकसान ना हो, सब सॉर्टेड रहें, उनके परिवार भी खुश रहें। ऐसा नहीं है कि परिवार से अलग होके ही आप खुश रह पाओगे, लेकिन बात यह है कि जब
आप ही खुश नहीं हो, आप ही अधूरे हो, आप ही परेशान हो, तो फिर आपके आसपास परिवार में कितने लोग और क्या हैं, उससे कहीं ना कहीं क्या ही फ़र्क पड़ेगा। बात तो यह है ना कि हम भी तो खुश रहें हमारे परिवार के साथ, असली सफलता वो है। तो वहाँ तक जाने के लिए आपको दिमाग से क्लियर और शांत होना बहुत ज़रूरी है। केवल इसी कोशिश में मैं लगी हुई हूँ कि उलझनों से निकल जाएं। जो भी मेरे से कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, जो भी उनकी लाइफ में चैलेंज आ रहे हैं उसको क्लियरली देख पाएँ और उससे आगे निकल जाएं पॉजिटिवली। ना किसी को पर्पजली नुकसान पहुँचाएँ और ना किसी को अपने आप को नुकसान पहुँचाने दें। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो इसी उम्मीद के साथ फ़िलहाल ये एपिसोड 100 ख़त्म होता है। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, एपिसोड 99 के जवाब लेकर। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।